Hello everyone, welcome to the online platform of Perfect Tutorial. मैं विकास कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डियर। आज मैं आप लोग को जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो सब्जेक्ट को हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं डियर, उसमें आज एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, जैसे कि पिछले क्लास में जो है वो हम लोग क्या कवर किए, तो पिछले क्लास में हम लोग कवर ऑलरेडी कर लिए रेफ्रिजरेंट चैप्टर में है डियर। तो रेफ्रिजरेंट के बारे में, रेफ्रिजरेंट का टाइप से कितने होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, और फिर नॉमेनक्लेचर डेजिग्नेशन वगैरह कवर कर लिए। अब इसमें जो है वो हम लोग उसका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होता होगा, है ना। तो चलिए वैसे ही आप बिल्कुल भी ध्यान से अब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए डियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर। जैसे कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है कि नहीं, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। देखिए डिजायरेबल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ ये आपकी आखिरकार प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही, जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तब तक आखिर कैसे सिलेक्शन करेंगे, है ना। या फिर आप इसी में कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। क्योंकि आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो जब तक आप किसी का बिहेवियर नहीं जाने, किसी का प्रॉपर्टीज नहीं जाने, तो हाउ टू सेलेक्ट, है कि नहीं। आपको सेलेक्ट करने के लिए उसका प्रॉपर्टीज पहले जानना होगा कि हाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, इस एटमॉस्फेयर में वर्क करेगा कि नहीं, इंडिया में वर्क करेगा कि नहीं, ऐसे चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो खैर हम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे डियर। अब प्रॉपर्टीज में जो है डियर, इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डियर। 3 पार्ट्स का मतलब सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टीज में ए में हम लोग पढ़ लेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक, है ना। जैसे कि थर्मोडायनेमिक में इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, है कि नहीं, ये सब कंडेंसर प्रेशर क्या होना चाहिए। तो चीज़ों ये सब जो भी पढ़ेंगे हम लोग ये थर्मोडायनेमिक के अंदर में आएगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के अंदर में आएगा डियर, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। और फिर जो है आपका थर्मोडायनेमिक के आगे हम लोग अलग क्लासिफिकेशन में करेंगे डियर, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैमेबिलिटी क्या होता है ना, कैसा फ्लैमेबिलिटी होना चाहिए उसका, ये सब चीज़ें हम लोग यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, बारीकी से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और सी में जो है डियर वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, यानी कि लीक वगैरह के बारे में कि लीक आखिर इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों को बारीकी से सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में जो भी 2 4 5 पॉइंट बनेगा डियर, है ना, वो सारे पॉइंट्स को बिल्कुल भी आपको हम बारीकी से समझाएंगे। फिर उसके बाद केमिकल और उसके बाद फिजिकल, इतना प्रॉपर्टीज आप अच्छे से जानेंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा डियर। तो अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं डियर, है ना, कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। यहाँ से चीज़ों को अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। चलिए तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं डियर। सो सी डियर, देखिए जैसा कि अभी आपको बताए थे ना कि सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुके हैं डियर, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल और लास्ट में आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, सबको बारीकी से पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट है ये डियर। इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर का यदि बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है डियर। जैसे कि मान लीजिए टीएस डायग्राम बना है, देखिए थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। जैसे ये सपोज टीएस डायग्राम है, ये सब आप चीज़ें को पढ़ाएं भाई, आपको टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम में ये आपका डोम शेप है डियर। तो ये जो पॉइंट ऊपर में नज़र आता है ना डियर, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट,
इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सही बच्चे, आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस में चीज़ों को आप थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, या तो फिर भी हम आपका ये क्या कहते हैं इसके बारे में हम आपको सेकेंड यूनिट में आरएसी में ही सेकेंड यूनिट में इसको क्लियर कर चुके हैं डियर, जहाँ पे सुपर हीटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट बताए थे। खैर, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसा पॉइंट है? क्रिटिकल, देखिए नाम से ही आपको लग रहा है क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे थोड़ा सा एज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि वाटर का H2O का जो होता है ना डियर, वो क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 374 और 221 बार होता है प्रेशर डियर। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू है। क्रिटिकल टेम्परेचर को ज़रा देखिए तो 374 डिग्री सेल्सियस, मीनिंग क्या हुआ इसका? इसका मीनिंग ये होता है डियर कि यदि आप प्रोवाइड कर दे वाटर को डायरेक्टली 374 डिग्री सेल्सियस 374 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर गेट्स डायरेक्टली स्प्लेसेस या वाटर गेट्स डायरेक्टली स्प्लेसेस इनटू द वेपर, है ना। वाटर जो है वो डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको टाइम नहीं देगा। टाइम नहीं देने का मीनिंग हुआ कि जैसे इसमें कन्वर्जन कैसा होता है, तो देखिए रेड से दिखा देते हैं। इसमें कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आया ये हुआ और फिर क्या हो गया? सुपर हीट हो गया। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप कि शुरुआत में क्या हुआ? सेंसिबल हीट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आपका लेटेंट हीट होता है। डोम के अंदर में कैसा हीट होता है? लेटेंट हीट होता है। फिर लेटेंट हीट के बाद सुपर हीट हो गया। लेकिन यदि क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए तो देखिए क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली, फिर से हम एक और डायग्राम बना रहे हैं TS, इसलिए उसमें आपका ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था। तो डायरेक्टली स्प्लैश का मीनिंग क्या हुआ? देखिए, अब देखिए दोनों में नज़र आ रहा है आपका। डायरेक्टली मान लीजिए ये सपोज कीजिए कि ये था आपका 70 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, सपोज कीजिए। अब 70 डिग्री से डायरेक्ट स्प्लैश हो जाएगा और क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा, मतलब एकदम सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा। लेकिन ये कब हो पाया? जब उसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर उसको आप दिए, क्रिटिकल टेम्परेचर उसको आप जब प्रोवाइड किए, है कि नहीं, तभी ऐसा हो पाया। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपको मीनिंग समझ में आ गया। तो क्रिटिकल टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का क्या होना चाहिए? द रेफ्रिजरेंट इज ए वर्किंग फ्लूइड, है ना, विच अंडरगोज इन द साइक्लिक प्रोसेस, पूरे साइकिल में चलता है डियर। और वहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस आल्सो। तो ये सब जो प्रोसेस है, तो हम रेफ्रिजरेंट मान लीजिए मार्केट से खरीदे, तो हम कैसा रेफ्रिजरेंट को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, कि कैसा वाला खरीदना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा उसको प्रीफर करेंगे या कम होगा उसको? तो याद रखिएगा डियर, क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, जैसा कि हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखिए, शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, है ना। जैसे कि मतलब जितना से जितना हो सके, आप यदि बात करें तो एटलीस्ट एबव द कंडेंसर प्रेशर और टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, है ना। कम से कम नहीं हो पाए तो कम से कम, लेकिन जितना जितना पॉसिबल हो सके। ऐसा तो नहीं है ना कि ज़्यादा का मतलब एकदम आप ज़्यादा कर सकते हैं, अरे उसका अपना प्रॉपर्टी है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वही बात है कि शुड बी एज है एज पॉसिबल, मतलब जितना से जितना हो सके ज़्यादा हो। ज़्यादा का मीनिंग क्या हुआ कि वो क्या करेगा ना कि डायरेक्टली स्प्लैश, यदि उसके पास क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उतना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड आप करेंगे डियर, उस रेफ्रिजरेंट को उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। जैसे 374, सपोज कीजिए 374 डिग्री सेल्सियस आप वाटर को प्रोवाइड करेंगे, तभी ना वो डायरेक्टली स्प्लैश करेगा। यदि इससे कम आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है डायरेक्टली स्प्लैश करने का? नहीं डियर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर यदि आपका ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा देखिए एज पॉसिबल लिखा हुआ है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा ही होना डिजायरेबल है, अच्छा प्रॉपर्टी माना जाएगा रेफ्रिजरेंट का। क्यों? उसका एक रीज़न है डियर कि आपको क्या करेगा कि मान लीजिए इतना क्रिटिकल टेम्परेचर जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो डायरेक्टली स्प्लैश नहीं करेगा। तो उतना टेम्परेचर, और यदि उतना टेम्परेचर मिल जाएगा तो डायरेक्टली स्प्लैश कर जाएगा। सपोज कीजिए कोई रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो तो उतना टेम्परेचर जैसे उसको मिला स्प्लैश कर जाएगा। अरे तो जैसे मिला स्प्लैश कर जाएगा का मीनिंग क्या हुआ? आखिर टेम्परेचर मिलता कहाँ से है, हीट मिलता कहाँ से है? अब बात करें तो हीट का बात करेंगे ना, टेम्परेचर तो नहीं, हीट कहाँ से मिलता है? तो हीट डियर, जिस स्पेस को आप कूल करना चाहते हैं वहीं से हीट एब्जॉर्ब करता है ना आपका कौन? इवापोरेटर। वहीं से इवापोरेटर एब्जॉर्ब करता है। इवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, उसी रेफ्रिजरेंट का डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए उसमें रेफ्रिजरेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है,
है ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा डियर कि थोड़ा सा ही हीट को यू एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट और डायरेक्टली स्प्लैश हो जाएगा। तो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करने से आपका स्पेस कूल नहीं होगा डियर। यदि स्लोली ज़्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब किया जाए बाय द इवापोरेटर, तभी आपका जो स्पेस है वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका कूल डाउन होता जाएगा और टेम्परेचर मिनिमाइज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक से या फिर सराउंडिंग से कम हो जाएगा। और डायरेक्ट थोड़ा सा हीट लिया और डायरेक्ट स्प्लैश कर गया तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट बचा ही नहीं इवापोरेटर में, तो अब नेक्स्ट साइकिल का इंतजार करेगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि स्लोली जो है आपका एब्जॉर्ब कर सके रेफ्रिजरेंट जो हो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो क्या करेगा, स्लोली एब्जॉर्ब करेगा। धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने के बाद ऑब्वियस है कि जब उसका बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है उतना अचीव नहीं भी करेगा, नहीं डायरेक्टली स्प्लैश का वहाँ पे केस ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को हम थोड़ा समझते हैं डियर। जैसे कि एक का तो देख लिया ना वाटर का, ऐसे भी वाटर यूज, जैसे वाटर का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका वाटर हो गया डियर, वाटर, तो वाटर का कितना होता है, अभी आप देखिए 374 डिग्री सेल्सियस, है ना, 374 डिग्री सेल्सियस डियर वाटर का 374 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही डियर SO2 आप नाम सुने होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 156.5 डिग्री सेल्सियस। एक डेटा है डियर, थोड़ा सा डेटा से चीज़ों को समझे। ऐसे ही अमोनिया जिसको यूज करते हैं, अमोनिया को यूज किया जाता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट में। अभी हम लिख देंगे लास्ट में अमोनिया को कोल्ड स्टोरेज प्लांट में, NH3। तो NH3 का जो होता है डियर, वो होता है लगभग 132.4 डिग्री सेल्सियस। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। R12 का भी कुछ याद रख सकते हैं, इसका होता है डियर लगभग 111.5 डिग्री सेल्सियस। और भी होता है डियर आपका R मान लीजिए 22, जिसको कहाँ पे यूज करते हैं, विंडोज एयर कंडीशनिंग में। R12 को कहाँ पे यूज करते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। तो R जो है 22 का, या फिर इससे पहले R134 ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि आपका इको फ्रेंडली है। इसका होता है लगभग 101.2 डिग्री सेल्सियस। और लगभग होता है डियर R22 का जो होता है वो होता है 96.5 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रॉक्स डेटा है डियर, ऑलमोस्ट यही है डेटा, है ना। और देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम रेट से थोड़ा लिख रहे हैं उसके बारे में, या फिर रेट से घेर देंगे। जैसे मान लीजिए आप बात करें CO2 का डियर, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है यानी CO2 का जो होता है वो लगभग होता है डियर 31 डिग्री सेल्सियस। और एक और लास्ट में एग्जाम्पल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, इथिलीन का डियर। इथिलीन का यदि एग्जाम्पल लें, इथिलीन, तो इथिलीन का होता है, कोई समझाना है डियर, 10.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ से ध्यान से आप देखिए तो आप कहेंगे कि सर जो ये डेटा लिखा गया है ना, ये किस में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा ध्यान ये दोनों को जरा दीजिए, आप नीचे वाले दोनों को देखिए, CO2 और इथिलीन को देखिए। आप कहेंगे कि सर CO2 और इथिलीन का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर वो 31 और 10.2 डिग्री सेल्सियस है। हमारे गर्मी के दिन में, चूँकि ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है डियर, है ना, हमारे गर्मी के दिन में जो इंडियन समर एम्बियंट कंडीशन है, इंडियन समर एम्बियंट कंडीशन है डियर, इसको रिमूव कर देते हैं डियर, थोड़ा कुछ बातें लिखते हैं। तो इंडियन समर एम्बियंट कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी आपका 31 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है डियर। आप सुने होंगे 40-42 डिग्री चला जाता है, 35, है ना, यानी कि 31 से तो ज़्यादा एकदम होता है, 40 डिग्री, 45, 50 इस टाइप से हो जाता है डियर इंडियन समर में, है ना, इंडिया में समर में। तो उस कंडीशन में यदि आप CO2 एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे डिवाइस में, या इथिलीन को यूज करेंगे आप जिसका 10.2 क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, अब क्या होगा कि अरे गर्मी बस आया, आप डिवाइस को ऑन भी नहीं किए, सपोज कीजिए ऐसा कुछ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा, डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, वाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वर्क करेगा कि आपके डिवाइस में, आपके डिवाइस में होना चाहिए, आप ऑन करें डिवाइस को, फिर धीरे धीरे ये एक्सट्रैक्ट करें हीट फ्रॉम द स्पेस विच इज़ टू बी कूल्ड, और फिर उसके बाद साइकिल में ये साइक्लिक प्रोसेस में ये आपका क्या करे, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में आपका ये योगदान ये दे, है कि नहीं, इस टाइप से चीज़ें को हो, वहाँ पे आप ऐसा सोचेंगे। लेकिन ये दोनों हो ही नहीं पाएगा, तो आप यहाँ पे बगल में, हम इसके बगल में लिख दे रहे हैं नॉट डिजायरेबल, है ना, नॉट डिजायरेबल। अब बातें को समझ रहे हैं क्यों, नॉट डिजायरेबल फॉर इंडियन समर
एम्बिएंट, इंडियन समर एम्बिएंट कंडीशन, है ना। ये डिजायरेबल नहीं है, नॉट डिजायरेबल है इंडियन समर एम्बिएंट कंडीशन के लिए, क्योंकि क्या होता है इन समर, इन इंडियन समर एम्बिएंट कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 31 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को आप यहाँ से समझ लीजिएगा। 31 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, मोर होता है। जब 31 से मोर होगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे गर्मी आएगा बेचारा, इसको स्टोर भी करना मुश्किल हो जाएगा। हम यूज कैसे कर पाएंगे डियर, हम इसको यूज कैसे कर पाएंगे। खैर उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ों को समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपका थर्मोडायनेमिक में ही स्पेसिफिक हीट और उसके बाद आपका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बताएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट देखते हैं डियर क्या होता है। इसको रिमूव करना पड़ेगा। देखिए डियर, इधर यहाँ थोड़ा सा रिमूव करके यहीं पे आपको बता देते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। देखिए डियर, सेकेंड जो आपका होगा, सेकेंड, अब ये सबको फर्स्ट वाला में लिखिएगा स्पेसिफिक हीट। देखिए डियर, कुछ बातें याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट वो आपका वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए या फिर वेपर के लिए ज़्यादा होना चाहिए, है ना, टू लिमिट द डिग्री ऑफ सुपर हीट। इट मस्ट बी, इट शुड बी, ऐसे लिखिए, इट शुड बी हाई फॉर वेपर टू लिमिट, कंडीशन है डियर, टू लिमिट द डिग्री ऑफ सुपर हीट। ये सब थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह को याद रख लीजिएगा डियर। डिग्री ऑफ सुपर हीट एंड शुड बी लो फॉर लिक्विड। लिक्विड का कहने का मतलब वेपर रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का बात हो रहा है डियर, है ना। क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और इस केस में क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाई। देखिए यहाँ पे हाई, और ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। फॉर लिक्विड टू लिमिट दी, ये सब थोड़ा याद रखिएगा डियर, लिमिट दी डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। डिटेल में थोड़ा लिख दिए हैं डियर, डायरेक्ट लिख सकते थे हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहता है। डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। देखिए डियर, ये स्पेसिफिक हीट जो होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है डियर, तो स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सॉरी, किलो जूल पर किलोग्राम। स्पेसिफिक जब भी लगा रहता है ना तो पर केजी का बात करता है। तो पर केजी वेपर रेफ्रिजरेंट, पर केजी वेपर रेफ्रिजरेंट का जो होना चाहिए हीट, है ना, यानी इतना किलो जूल पर केजी। 1 किलो जूल के लिए कितना, सॉरी 1 किलोग्राम रेफ्रिजरेंट के लिए कितना किलो जूल एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ऐसा बात हो रहा है। तो वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगा तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बेहतर होगा। वही वाला कंडीशन है डियर, क्योंकि ये क्या करेगा आपका, यदि आपका बहुत कम रहेगा तो बहुत जल्दी से क्या बन जाएगा, सुपर हीट हो जाएगा। और सुपर हीट जब हो जाता है ना तो प्रॉब्लम है डियर। अब जानते हैं सुपर हीटिंग का हम इफेक्ट बताए हैं आपको VCRS में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। सुपर हीटिंग में आप जो है NH3 के केस में आपको बतलाए थे कि NH3 के केस में COP का वैल्यू डिक्रीज करता है, लेकिन R12 के केस में क्या करता है, इंक्रीज होता है। मतलब कि ये जो है टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करता है। यदि आप रेफ्रिजरेंट जो यूज किए हैं साइकिल में, उस रेफ्रिजरेंट को आप सुपर हीट कर दें, सुपर हीट कर दें, ये कहाँ पे होगा, इवापोरेटर में होगा। इवापोरेटर में आप इतना ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे दें रेफ्रिजरेंट को, इवापोरेटर का रेफ्रिजरेंट को, कि रेफ्रिजरेंट जो है वो गेट्स सुपर हीटेड हो जाए। सेचुरेटेड होता है जनरली, तो सेचुरेटेड एजम्पशंस है कि सेचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होता है इवापोरेटर में, यानी इवापोरेटर का जो एग्जिट पॉइंट होता है, इवापोरेटर का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो सेचुरेटेड वेपर माना जाता है। लेकिन यदि सेचुरेटेड वेपर ना होकर के बियॉन्ड हो जाए, यानी कि सुपर हीटेड हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको बता चुके हैं कि आप कह ही नहीं सकते हैं कि COP का जो वैल्यू होगा वो उस पूरे डिवाइस का जिसमें वैसा रेफ्रिजरेंट यूज किया गया है उसका कम होगा या ज़्यादा होगा, ये नहीं कह सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट विच इज़ टू बी यूज्ड, है ना।
वो टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट पे, जैसे NH3 के केस में डिक्रीज कर जाता है COP सुपर हीट करने से, और आपका R12 के केस में इंक्रीज कर जाता है। तो वही कंडीशन है डियर। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को याद रखिएगा कि इसके लिए ये होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट डियर वो देखते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। तो वेपोराइजेशन का मतलब क्या हुआ, वेपोराइज होने के लिए जो रेफ्रिजरेंट यूज किए उसका वेपोराइज होने के लिए इंथैल्पी का वैल्यू को ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, देखते हैं डियर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यानी कि C नंबर वाला प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए डियर, तो फिर अब जो है अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या आपको बताए थे डियर, C है ना। C में क्या, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी, देखिए इंथैल्पी आप सुने हैं डियर, है ना। इंथैल्पी जो होता है ये आया है कॉन्सेप्ट आपका कांस्टेंट प्रेशर पे आता है। थर्मोडायनामिक का जो प्रोसेस होता है ना, 5 प्रोसेस है ना, ये आइडियल गैस का है। थर्मोडायनामिक का 5 प्रोसेस आप नाम सुने होंगे। 5 प्रोसेस कौन कौन, तो आपका हो गया, एक हो गया आपका आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, इस तरह। तो आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर के टाइम में जो होता है वो टोटल हीट जो होता है टोटल इंथैल्पी के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव किया गया। ये एक हम आपको जनरल बता दिए कॉन्सेप्ट आपको डियर, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब डिटेल के लिए आपको थर्मोडायनेमिक का बुक खोलना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए डियर, अब इसके बारे में समझिए, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आखिर उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, उसके बारे में भी देखेंगे। तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है डियर, याद रखिएगा, इट शुड बी, देखिए डियर फिर से ऐसा ही है, ज़्यादातर याद रखने के लिए ज़्यादा ही होता है डियर। इट शुड बी हाई as possible. It should be high as possible because for same refrigeration capacity, same refrigerating capacity, because for the same refrigerating capacity the mass, देखिए डियर ये इंपॉर्टेंट है, द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट रिड्यूसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, रिड्यूसेस। आप अच्छे से इस चीज़ों को समझिए। क्या है कि ये ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया बात है कि ज़्यादा होना चाहिए, हम रट लेंगे सर। लेकिन उसका कारण है कि सेम रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी के लिए मास फ्लो रेट जो होता है रेफ्रिजरेंट का, ये रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत अच्छा बात है कि कम ही रेफ्रिजरेंट यूज करके हम पूरा साइकिल को रन करवा सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना डियर, कम ही हम यूज करके पूरा साइकिल को। अब एक बात याद रखिएगा, कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट में अमोनिया का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा बेहतर है ना जो अमोनिया यूज करते हैं आपका कोल्ड स्टोरेज प्लांट में डियर। कोल्ड स्टोरेज आप नाम सुने होंगे है ना, जहाँ पे आप देखें, आप सुने होंगे कि कोल्ड स्टोर से निकला हुआ ये आलू है, ये प्याज है, इस टाइप से आप चीज़ें को, जब सीजन नहीं होता है तो कोल्ड स्टोरेज कुछ और नहीं है डियर, वहाँ पे एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर ही लगा हुआ है, और उसमें भी ये जो 4 मेन कंपोनेंट, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसर, वही है डियर, है ना, वही है जो आप VCRS पे ही ऑपरेट होता है। खैर वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो आप यदि आपको कम ही मास फ्लो रेट का जरूरत पड़ेगा तो अच्छी बात है, थोड़ा इसको हम समझते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ। दैट इज, देखिए रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, RC का मतलब रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो m.RE। RE क्या है डियर, तो RE है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, है ना, जैसे COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट या फिर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, दोनों तरीके से आप पढ़ाएं आपको हम फर्स्ट लेक्चर में। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है ना, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कि कितना अमाउंट ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दी स्पेस टू बी कूल्ड, है ना, तो उसी को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। खैर ये ऑलरेडी हो चुका है डियर, ये आपका होता है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी।
ठीक है डियर। और ये है आपका मास फ्लो रेट, तो किसका, अरे किसका, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट। क्यों फ्लो रेट बोल रहे हैं, रेट में क्यों, क्योंकि मास जब भी आपका स्टैटिक नहीं होता है डियर, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब से होकर के पास करता है ना, तभी तो आपका इवेपोरेटर से कंप्रेसर में जाता है, कंडेंसर में जाता है, एक्सपेंशन में, फिर अगेन इवेपोरेटर में आता है। ये साइक्लिक यूज होते रहता है साइकिल में। तो ये फ्लो कर रहा है ना, तो जब भी फ्लो करे तो रेट में का बात करते हैं, यानी मास फ्लो रेट का आप यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट होगा डियर किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड होगा। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का यूनिट का बात करें डियर तो जनरली होता है किलो जूल पर किलोग्राम, है ना। तो अब देखिए, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो केजी कट जाएगा या नहीं। जैसे देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है ना, आप समझिए, इतना समझ रहे हैं, केजी कट जाएगा तो किलो जूल पर सेकेंड। किलो जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट किलो वाट। तो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी आपका पावर का यूनिट कंटेन करता है डियर, यानी किलो वाट वगैरह में आएगा। तो यहाँ पे जो हम बात समझाना चाह रहे हैं उसको आप पहले समझिए, ये तो जनरल बातें हो गया कि आपका मान लीजिए रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फॉर सेम, देखिए क्या लिखे, सेम रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, यानी आप हमेशा सेम रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप देखिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो ज़्यादा ही चाहेंगे क्योंकि COP आपको ज़्यादा चाहिए, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मान लीजिए आपका ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है सेम रखने के लिए इसका वैल्यू को क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, ज़्यादा ही रह जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, मान लीजिए ये वैल्यू क्यों बढ़ा रहे हैं, इसलिए COP आप बढ़ा हुआ वाला यूज कर रहे हैं, यानी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ा हुआ है, यानी कि अब इसको हमेशा सेम रखना चाहते हैं तो मास फ्लो रेट को कम कर देगा, यानी कम ही मास फ्लो रेट होगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिए। इसका एक और मीनिंग समझिए डियर, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए इंथैल्पी को जो लिया जाएगा ना, वो लिया जाता है किलो जूल पर केजी में, इसका यूनिट होता है डियर, इसका यूनिट होता है इंथैल्पी का, इंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि मीनिंग समझे, कि 1 किलोग्राम के लिए कितना किलो जूल एनर्जी, या 1 किलोग्राम जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कितना किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा स्पेस से, जिस स्पेस को आपको कूल करना है, कितना किलो जूल, है ना। तो 1 किलोग्राम यदि ज़्यादा से ज़्यादा यूज, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एब्जॉर्ब करे तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है डियर, आपका क्या करेगा कि कम ही क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगा तो बेहतर होगा, है ना। तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और दूसरा तरीका से इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, तो कन्वर्ट किस में होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। इसलिए एक ही लाइन का मतलब, हाई का मतलब समझ जाइए, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको इंथैल्पी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो किलो जूल पर केजी, यानी कि उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हाउ मच एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट टू कन्वर्ट इनटू द वेपर, ऐसा ही कुछ हुआ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सप्लाई करेंगे तब वेपर में बने, तब बहुत बढ़िया बात है। अरे तुरंत वेपर में बन जाएगा तो थोड़ा ही अमाउंट वो सक करेगा और वेपर में बन जाएगा, चला जाएगा कंप्रेसर में, तो और भी तो हीट रिमूव करने का ज़रूरत है ना, स्पेस कूल ही नहीं हुआ है अभी थोड़ा अमाउंट रिमूव करने से। तो ज़्यादा अमाउंट कब रिमूव करेगा, जब वहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा उसका वेपर में कन्वर्ट होने का कंडीशन ही कुछ और होगा। मतलब अभी थोड़ा हीट मिला, बेचारा वहीं रहेगा, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि उसका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, तो ज़्यादा है। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है उसका, तो ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो ज़्यादा देंगे तब ना वेपर में बनेगा, और जब तक वेपर में नहीं बनेगा क्या कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर जो है ऑलवेज वर्क करता है गैसियस फॉर्म के फ्लूइड के ऊपर। यदि उसमें लिक्विड चला जाएगा तो कंप्रेसर को ख़राब भी कर देगा डियर। उसमें जो भी आपका लुब्रिकेंट वगैरह यूज किया गया है वो लुब्रिकेंट वगैरह को वॉश अवे कर देगा, या फिर मिक्स हो जाएगा डियर, और मिक्स होकर के फिर साइकिल में आ जाएगा, ऐसे ही रिड्यूस कर देगा आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को। सब बात पड़े है ना। मिक्स भी नहीं होना है रेफ्रिजरेंट से, रेफ्रिजरेंट बिल्कुल भी हमारा फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी सही होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब लिक्विड में मिक्स होने के चांस ज़्यादा है, गैसियस फॉर्म में मिक्स नहीं होगा। तो कंप्रेसर ऐसे भी वर्क भी करता है गैसियस फॉर्म के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन यदि लिक्विड चला गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके साइकिल के लिए। तो लिक्विड नहीं जाना है, इसका मतलब वेपर हमको ले जाना होगा, और ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज करें जिसका इंथैल्पी वेपोराइजेशन ज़्यादा हो, तो ज़्यादा अमाउंट सक करेगा, बोलेगा ओ भाई ओ, ज़्यादा अमाउंट जब उसको मिलेगा तब उसको सुकून मिलेगा, बोलेगा अब हम वेपर बन जाएंगे, अब हम वेपर बन जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा हो कि जिसको कम ही मिलने से वेपर बन जाए, चला जाएगा तुरंत कंप्रेसर में, तब और भी हीट आपका बचा ही रह जाएगा स्पेस में। अब उम्मीद करते हैं बच्चे सब समझ रहे होंगे। ये तो टेक्निकल बातें हुआ, ऐसे ही आपको बता दिए। कुछ हम एग्जांपल से आपको बताते हैं, जैसे कि आपको बताया कि अमोनिया का कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट में अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है। कुछ एग्जांपल से आपको बताते हैं डियर क्या होता है। इसको मिटाते हैं।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं डियर कि किसका कितना कितना होता है। जैसे कि डियर एज फॉर एग्जाम्पल यदि आप बात करें वाटर का, तो वाटर का इंथैल्पी वेपोराइजेशन होता है 2261 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। देखिए ये सब डेटा जो है, अच्छा चलिए लिख देते हैं, किलो जूल पर केजी में ही है, लिया गया है उसी में। अब एक बात और याद रखिएगा, अमोनिया, ये सब जो आपका ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना, उसको थोड़ा याद रखिए। 1369 होता है डियर किलो जूल पर केजी। और ऐसे ही होता है डियर R22 का, R22 कहाँ पे, जिसको विंडोज एयर कंडीशनिंग में आप यूज करते हैं। तो R22 का जो होता है डियर वो होता है 234.7 किलो जूल पर केजी। ऐसे ही होता है डियर R12 का होता है 165.7, है ना, किलो जूल पर केजी। और एक होता है डियर R134, ये सब कॉमनली वाला है, तो आपका कितना होता है 197.3 किलो जूल पर केजी, ये लिखें। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, ये जो है आपका डियर ये वाटर वाला, ये जो है नॉट कॉमनली यूज्ड है, नॉट कॉमनली, ये यूज थोड़े करते हैं कॉमनली, नॉट कॉमनली यूज। ये जो यहाँ से यहाँ है डियर, ये कैसा है, तो कॉमनली यूज्ड है। अब कॉमनली यूज्ड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसको स्टार जिस पे लगा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अमोनिया, सॉरी NH2 लिख दिए, ये NH3, अमोनिया को देखिए, NH3 अमोनिया, अमोनिया को जरा देखिए तो ये सब कॉमनली यूज्ड में सबसे ज़्यादा है कि नहीं है। देखिए इसका 234 है, इसका 165 है, इसका 197 है, इसका है 1369 किलो जूल पर केजी। तो अमोनिया को यदि आप यूज करेंगे तो इसको इतना किलो जूल 1 केजी के लिए, 1 केजी अमोनिया को वेपोराइज करने के लिए हाउ मच हीट मस्ट बी रिक्वायर्ड, 1369 किलो जूल। यदि आप अमोनिया का 1 केजी लाएं और उसको वेपर में बनाना चाहें तो आपको 1370 किलो जूल एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तभी वो जाकर के वेपर में बनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तभी वेपर में बनेगा। नहीं तो तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा डियर, तब तक वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो साइकिल में रन कहाँ से करेगा, कंप्रेसर में कहाँ से जाएगा, और जब इतना एनर्जी इसको मिल जाएगा कहाँ से मिलेगा, तो क्या आग जलाएंगे? अरे नहीं नहीं, जो रूम में, जो आपका रेफ्रिजरेटर के चैम्बर में, जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट में जो आग लगा हुआ है अंदर से, जो हीट इमिट हो रहा है, जो भी आप वहाँ पे रखे हैं, जो भी आप चीज़ों को रखें, कोल्ड स्टोरेज का बात करें तो जो भी आप फूड वगैरह, जो भी आप खाने पीने का चीज़ों को आप रखें कोल्ड स्टोरेज में, उससे हीट इमिट होता है डियर। हमारे बॉडी से भी हीट कंटिन्यू इमिट होता है, तो उससे जो हीट इमिट हो रहा है वो धीरे धीरे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हो गया, तो उसी हीट को एब्जॉर्ब करेगा अमोनिया, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज किया जा रहा है, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज किया जा रहा है। अब इसको इतना किलो जूल 1 केजी अमोनिया को मिल जाएगा, वेपर में बनेगा। 1 केजी अमोनिया को इतना चाहिए, समझ पा रहे हैं? देखिए बहुत ज़्यादा है कि 2 केजी रहे तो और ज़्यादा चाहिए। तो ये अच्छा कंडीशन है। यदि कम ही हीट में ये वेपर बनता तो प्रॉब्लम था, और भी हीट हमारा स्पेस में बचा हुआ रह जाता, तो कूल होने में टाइम ज़्यादा लगता डियर। इससे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ से ये भी पता चल गया क्या कि इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, तो ऐसे कंडीशंस में ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा अमाउंट हीट चाहिए, तो क्या होगा, मास फ्लो रेट कम में ही काम चल जाएगा। 1 केजी यूज करेंगे तो इतना ही चाहिए, 2 केजी यूज करेंगे तो और ज़्यादा, 1 केजी में इतना हीट बहुत ज़्यादा होता है डियर, इतना किलो जूल। तो खैर इतना बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है डियर, नेक्स्ट आपको बतलाते हैं जैसे डी वाला कि आपका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए। देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं डियर थर्मल कंडक्टिविटी। आप सुने होंगे डियर थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह कभी। देखिए डी मान लीजिए, डी में लिखे तो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी के से डिनोट करते हैं, है ना, के से। थर्मल कंडक्टिविटी भी जो होना चाहिए डियर, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। इट शुड बी हाई एज पॉसिबल। देखिए जितना पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज एट हाई थर्मल कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी दी साइज, देखिए इंपॉर्टेंट है डियर, दी साइजेज ऑफ इवापोरेटर एंड कंडेंसर है ना, कैन बी रिड्यूस्ड। देखिए आप चीज़ों को समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं। देखिए क्या थर्मल कंडक्टिविटी यदि ज़्यादा होगा, समझिए चीज़ों को, तो इसका कारण क्या है, बिकॉज एट हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा पे दी साइज है, मतलब साइज का मतलब समझते हैं ना, बड़ा इवापोरेटर, छोटा इवापोरेटर, ऐसा साइज का मतलब यही हुआ। इवापोरेटर का और बेचारा कंडेंसर का रिड्यूस हो जाएगा। अरे बहुत बड़ी बात है। अब ये इसको घेर घेर करके जिसको लिखे आप चीज़ों को उस पर गौर करना है, क्या हो जाएगा आपका, तो रिड्यूस कर जाएगा। अच्छी बात है ना, रिड्यूस कर जाएगा, मतलब छोटा ही कंडेंसर और इवापोरेटर का ज़रूरत पड़ेगा, तो जो आपका रेफ्रिजरेटर होगा वो छोटा ही शेप का हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसा थोड़ी जैसे पहले के ज़माने में आप सुने होंगे सुपर कंप्यूटर बड़ा सा एकदम कमरे इतना था, अभी देखिए लैपटॉप और कितना कितना छोटा छोटा डिवाइस आ गया है। तो ज़्यादा कौन कंफर्टेबल हुआ, अरे मोबाइल टाइप का कौन हुआ जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जो छोटा हुआ वही ना। वैसे ही आप रेफ्रिजरेटर के केस में भी होता है, छोटा होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं। जहाँ पे अब ज़्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ तो आपको बड़ा करना ही पड़ेगा, लेकिन इस वजह से थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो वैसा रेफ्रिजरेंट आप यूज कर लें, उसमें वैसा रेफ्रिजरेंट यूज करें जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। ज़्यादा वाला को आप यूज करेंगे तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम भी इवापोरेटर कंडेंसर का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कम इवापोरेटर कंडेंसर के साइज में वो वर्क करेगा। लेकिन हाँ कंडीशन है थर्मल कंडक्टिविटी उसका बेचारे का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। आप सुने होंगे डियर Q इज इक्वल टू Q, है ना, हीट ट्रांसफ़र का बात है, हीट ट्रांसफ़र, या DQ इज इक्वल टू DQ। तो DQ इज इक्वल टू क्या होता है डियर, KdA dt बाय dx। ठीक है डियर, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र में आप कंडक्शन में ये चीज़ आप सुने होंगे डियर, कंडक्शन में। ठीक है, तो कंडक्शन में DQ मतलब हीट ट्रांसफ़र का बात है। थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं डियर यहाँ पे, जैसे देखिए क्या हो रहा है इसका मतलब। सपोज कीजिए डियर ऐसा एक है प्लेट, और इस प्लेट से इधर से हीट जाना है, इधर से हीट पास करना है, इधर बाहर निकलेगा हीट। ठीक है, इस तरीके का बात है थोड़ा समझाने के लिए। अब इस प्लेट का जो होगा वो कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो मान लीजिए इसी को माना गया है dx, इसी को क्या मान लिया गया है dx। और ये एरिया जो होता है ना डियर, एरिया ये इसका एरिया है जिससे होकर के हीट पास कर रहा है, उसको क्या मान लिया गया है, dA मान लिया गया है। एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया हो गया जिससे होकर के, जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, इस पार से उस पार हीट जाना है, तो ये जितना एरिया से जाएगा ना वो एरिया कहलाएगा, और दीवार का जितना मोटाई होगा वो dx होगा, और dt का मतलब होगा इस पोर्शन पे क्या हीट है, इस पोर्शन पे सॉरी क्या टेम्परेचर है, और उस दीवार के पीछे तरफ जाके देखें तो क्या टेम्परेचर, दीवार का कुछ मोटाई होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस भी आएगा, तो dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस। dx क्या है, तो कितना मोटाई है दीवार का वो dx हो गया, और k जो है डियर वो k है आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, और dq क्या है आपका हीट, चेंज इन हीट, है ना, ये या फिर हीट ट्रांसफ़र बोले कि इस इधर से उधर हीट ट्रांसफ़र का वैल्यू। तो यहाँ से मेन बात जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं उस पर आइए ज़रा, कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि के जो है डियर, के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/dA का। चलिए dA ही ले लेते हैं, यहाँ से इस बात को समझिए। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब dA को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, जो सरफेस एरिया है कम होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है, यानी कि इसी वजह से इवापोरेटर कंडेंसर क्या होता है, साइज रिड्यूस कर जाता है। तो ज़्यादा रहेगा तब ना रिड्यूस करेगा। अब थर्मल कंडक्टिविटी है उस रेफ्रिजरेंट का कम होगा तो बेचारा ये बड़ा सा लेना पड़ेगा, ज़्यादा एरिया वाला लेना पड़ेगा, तो ये आपका डिजायरेबल नहीं होगा डियर। आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से चीज़ों को जो है वो एक एक बात को अच्छे से आप समझ पा रहे हैं डियर, सही से सब चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब जो है डियर वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डी के बाद आगे और भी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कंडेंसर प्रेशर वगैरह के बारे में डियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस पे हम डिटेल में नहीं गए डियर, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपका हीट एंड मास ट्रांसफ़र का यहाँ पे मतलब जितना फार्मूला था आप ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हैं डियर। ठीक है,
चलिए डियर, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में कहाँ पे डियर, 3 4 देख लिए हैं, 5 प्रॉपर्टी में, पाँचवा। ठीक है, पाँचवा में क्या है डियर, तो आपका कंडेंसर एंड इवापोरेटर प्रेशर के बारे में है। कंडेंसर एंड इवापोरेटर प्रेशर, कंडेंसर एंड इवापोरेटर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह भी, COP वगैरह भी, सब चीज़ इसी में देखेंगे डियर, थर्मोडायनिक प्रॉपर्टी में। कंडेंसर एंड इवापोरेटर प्रेशर, अच्छे से अभी सब चीज़ों को पढ़ेंगे डियर। कंडेंसर एंड इवापोरेटर प्रेशर का मतलब हुआ यानी कि PC एंड PE का बात कर रहे हैं। ये क्या होना चाहिए डियर, मस्ट बी, याद रखिएगा, मस्ट बी पॉजिटिव। मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एबव, है ना, एबव गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं, एबव गेज प्रेशर, एबव गेज प्रेशर, एबव गेज प्रेशर। गेज प्रेशर से ज़्यादा नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, यानी वैक्यूम वाला नहीं होना चाहिए, वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ऐसा बात है। देखिए क्या है वजह, मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब इफ़, थोड़ा सा समझिए, इफ़ दी इवापोरेटर प्रेशर, यदि मान लीजिए इवापोरेटर का प्रेशर लेस हो जाए तो क्या होगा, इफ़ दी इवापोरेटर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM, लेस देन PATM, शॉर्टकट है ना, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन देयर इज द चांस ऑफ लीकेज। देखिए ये बात आप समझिएगा डियर, चांस हो सकता है लीकेज का। जैसे मान लीजिए ना, इवापोरेटर का प्रेशर जो है वो लेस हो गया, कम हो गया एटमॉस्फेरिक से ही, तो हायर टू लोअर फ्लो करता है, हायर टू लोअर, तो देयर इज द चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से क्या होगा कि लीकेज होगा, एयर का लीकेज का चांस हो जाता है डियर। शो, देखिए रेट से ही लिख देते हैं इसीलिए बढ़िया बात को, शो इट मस्ट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेयर एज in case of condenser it has some, है ना, it has some definite values। देखिए कुछ फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए इस तरह से, तो एक लाइन में आपको ये वाला तो एकदम याद रखना है, ये वाला बात को याद रखना है, ज़्यादा याद रखे नहीं, हम समझाने के लिए सब बात किए कि यदि कम होगा, इवापोरेटर का कम होगा तब, ये बात याद रखिएगा, तो लीकेज का चांस बनता है डियर एटमॉस्फेरिक एयर का, तो इसीलिए वो लगभग जो होना चाहिए, सो इट मस्ट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि प्रेशर जो है, प्रेशर जो इवापोरेटर का है वो लगभग इक्वल होना चाहिए प्रेशर ATM का, ठीक है, और प्रेशर जो है वो कंडेंसर का होना चाहिए सम डेफिनिट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटर देन कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक से, यानी इसका मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो गया, है ना, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो गया, सम डेफिनिट वैल्यू मतलब इक्वल नहीं, कुछ वैल्यू होना चाहिए इसके पास, इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इक्वल लिख देते, ये एक्चुअल बातें हैं डियर। अब जो है सो फिफ्थ के बाद उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिफ्थ ये इस तरह का प्रॉपर्टी होगा तो आपके रेफ्रिजरेटर के लिए बेहतर होगा डियर, रेफ्रिजरेटर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और आप बेहतर भी चाहते ही हैं, है ना। अब जो है वो नेक्स्ट होता है डियर कंप्रेशन रेशियो, जो कि कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी आप IC इंजन ये सब पावर इंजीनियरिंग में आप जब पढ़े होंगे ना तो वहाँ पर चीज़ों को पढ़े हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं डियर और आपको बतलाते हैं कंप्रेशन रेशियो के बारे में कि कंप्रेशन रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए डियर, ये सब प्रॉपर्टी को अच्छे से एक बार रीडिंग दे करके आप चीज़ों को सबको पढ़ लीजिएगा, है ना।
चलिए डियर, नेक्स्ट देखते हैं आपका 6 नंबर में कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो जो होना चाहिए डियर, कंप्रेशन रेशियो ये क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी लोअर। याद रखिएगा, ये अब देखिए एक ये है ऐसा कि इट मस्ट बी लोअर, ये लोअर होना चाहिए, है ना, इट लोअर, इट मस्ट बी लोअर बिकॉज, ये बात आप और भी आपको हम समझाएंगे डियर, बिकॉज एट हायर कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ये भी हम समझाएंगे, बिकॉज एट हायर कंप्रेशन रेशियो, एट हायर कंप्रेशन रेशियो दी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, सॉरी द वर्क इनपुट, द वर्क इनपुट, किस पे वर्क इनपुट सप्लाई करते हैं डियर? कंप्रेसर। द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, टू द कंप्रेसर क्या होगा? यदि हायर रहेगा तब होना जो चाहिए लोअर, क्योंकि हायर रहेगा तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इंक्रीजेज, इंक्रीजेज which reduces the value of COP, value of COP and reduces the volumetric efficiency, volumetric efficiency। आप लिख लीजिएगा पूरा। ये देखिए क्या करता है, यदि बिकॉज एट हायर, यदि हम हायर ले लें तो वर्क इनपुट जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तो COP क्या हो जाएगा डियर? रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी रिड्यूस कर जाता है। इसको समझाने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा डियर, थोड़ा सा इस बात को पहले समझ ले कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो इट इज़ दी रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ, सभी बच्चे जानते भी होंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ बिफोर कॉम्प्रेशन टू द आफ्टर कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। इट इज़ द रेशियो ऑफ बिफोर कॉम्प्रेशन, वॉल्यूम के टर्म में लिखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कॉम्प्रेशन, बिफोर कॉम्प्रेशन टू द वॉल्यूम ऑफ, टू द वॉल्यूम ऑफ to the volume after compression, to the volume after compression, after compression। डियर ये बात आप जानते होंगे डियर कि किसका? सिलेंडर का। एक्चुअली में ये सिलेंडर का बात होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि इसको R से दिखाते हैं या फिर कंप्रेशन रेशियो, तो इसको आप लिखा जाता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं आप चीज़ों को यहाँ से, ठीक है। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस होने से पहले, है ना, कंप्रेस होने से पहले और कंप्रेस होने के बाद। तो कंप्रेस होने से पहले ज़्यादा होगा ना, कंप्रेस होने के बाद क्या होगा? कम होगा, तो ज़्यादा अपॉन कम होगा, यानी कि ये क्या होगा? 1 से ज़्यादा ही होगा। अरे बिफोर कंप्रेशन तो ज़्यादा होगा ना डियर, आप कंप्रेस कर देंगे तो वॉल्यूम कम ना हो जाएगा, तो ज़्यादा अपॉन कम, यानी कि ये क्या होता है? ये वैल्यू जो है ये हमेशा ज़्यादा ही होता है, ये वैल्यू कम ही होता है, तो ये वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा ही होता है। ये बात आप वहाँ पर चीज़ों को ये सब सीखे होंगे। खैर, तो कंप्रेशन रेशियो ये होता है। अब देखिए यदि हायर कंप्रेशन ले लें, हायर ये कंप्रेशन रेशियो जो है वो हम ज़्यादा वाला ले लें, तो ज़्यादा जब कंप्रेस करेगा, चूँकि इवापोरेटर के बाद अगला क्या कनेक्टेड है डियर? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है? यदि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का बात किया जाए, कैसा भी कंप्रेसर का, तो कंप्रेशन हायर कंप्रेसर रेशियो का मतलब क्या होगा कि हायर कंप्रेसर रेशियो में ज़्यादा काम करना पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर, ज़्यादा आपको दबाना, ज़्यादा हायर आपको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है, तो ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा कि नहीं? आप बात को पहले समझिए। आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा कहीं काम करना है, ज़्यादा भोजन करना पड़ेगा, वही बात तो हुआ डियर कि ज़्यादा कंप्रेस करना है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो देखिए हायर कंप्रेशन, द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इंक्रीजेज, वर्क इनपुट कंप्रेसर का क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। जैसे थोड़ा समझने के लिए मान लीजिए ये एक आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये सब हमको अगला यूनिट में पढ़ना भी है डियर। रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट वाला होता है, समझिए। तो इसको ज़्यादा कंप्रेस करना है। मान लीजिए इधर आपको आना है,
ज़्यादा कंप्रेस करना है। तो ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए जो यहाँ पे वर्क इनपुट देंगे, वर्क इनपुट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कर देना पड़ेगा, क्योंकि जितना वर्क इनपुट तभी यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, कंप्रेशन ज़्यादा कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक मोटर को, या जैसे भी आप समझिए एनर्जी के टर्म में। तो यहाँ से आप इस बात को समझ गए। अब आप जानते हैं कि COP का जो वैल्यू होता है डियर, वो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब इतना बात नहीं जानेंगे तो डूब मरने वाला काम होगा डियर आपका, ठीक है। क्या पढ़ते हैं फिर, वर्क इनपुट आपको ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस है COP का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ऐसे ही डियर आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एक और तरीका से आपको हम बता ही देते हैं डियर, देखिए थोड़ा समझिए, डायग्राम से, ग्राफ से समझिए, ग्राफ से TS डायग्राम कैसे भी समझे, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट TS डायग्राम में ज़्यादा कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट क्या मान के चलते हैं हम लोग, सेचुरेटेड वेपर, आप VCRS में सीखे हैं। और सेचुरेटेड वेपर में अगला 1 से 2 क्या होता है, 1 से 2 कनेक्ट करते थे, ऐसे नेमिंग कुछ भी हो सकता है कंप्रेशर को। तो कंप्रेशर, देखिए कंप्रेशर ऐसा ही होता है डियर, सही बच्चे जानते हैं, यही होता है बिल्कुल भी। अब ज़्यादा, जैसे 2 पॉइंट, अब ज़्यादा कंप्रेस करना है तो ज़्यादा कंप्रेस का मतलब क्या, रेट से दिखाए, एक ही दिखाते हैं ज़्यादा कंप्रेस। सपोज कीजिए 2 डैश तक हो गया, ये हो रहा है। और ज़्यादा कंप्रेस करना है यानी 2 डबल डैश तक चला गया। देख पा रहे हैं डियर, हम यहाँ से मीनिंग हमको यहाँ से आप समझिए। तो देखिए 1 से 2 जो है 1-2, वो 1-2 जो है 1-2 वर्क 1 से 2 करने में ये क्या हो रहा है, कम है। वर्क जो है वो 1 से 2 डैश में जो है वो क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वर्क आपका 1 से 2 डबल डैश में है। इस बात को गांठ बांधिए डियर, मतलब 1 से 2 डबल डैश में ज़्यादा सबसे वर्क है, 1 से 2 में सबसे कम है। यानी जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सुपर हीट भी होगा रेफ्रिजरेंट, सुपर हीट ज़्यादा होगा यानी कि क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए 2 का आप बात करें एक चीज़ और भी, तो 2 का टेम्परेचर सबसे कम है 2 डैश का, और 2 डबल डैश का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। टेम्परेचर के टर्म में बात करें तो टेम्परेचर जो बच्चे समझने वाले हैं समझ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है प्यारे बाबू लोग, समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर भी तो कंप्रेस होता जाएगा फ्लूइड, तो टेम्परेचर भी उसका, चूँकि कंप्रेशन के टाइम क्या होता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन जब होगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस दी हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 2 कंप्रेस किए, कम कंप्रेशन हुआ, और ज़्यादा कंप्रेस किए तो और हीट होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी 2 डैश, और ज़्यादा कंप्रेस किए तो 2 डबल डैश, और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे 2 ट्रिपल डैश। तो जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर जो होगा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ वर्क इनपुट, चूँकि वर्क इनपुट इसी को लिखते थे ना डियर, इसी को लिखते हैं ना, यानी कि 2 के पास इंथैल्पी माइनस 1 के पास इंथैल्पी। यदि हम pH डायग्राम यहाँ बनाते, TA से pH वगैरह आप जानते हैं, ठीक है, तो इंथैल्पी के टर्म में COP क्या लिखते हैं, H2 माइनस H1। ऐसे ही H2 माइनस H1 जो है वो आपका कम है, H2 डैश माइनस H1 और ज़्यादा है, H2 डबल डैश माइनस H1 और ज़्यादा है। बाकी इसमें अब लेंथ के टर्म में भी समझे ग्राफ से, तो बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, अब जैसे भी समझना चाहें। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे ज़्यादा कॉम्प्रेस करेंगे वर्क ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, वर्क बढ़ाना पड़ेगा, ये बेकार चीज़ है डियर, आपको बहुत काम करना पड़ेगा, COP घट जाएगा। अरे बहुत काम करेंगे और आपको कूलिंग इफेक्ट देगा तो आप कहेंगे भाई इसको फेंक देते हैं, क्या यूज करेंगे इसको, हम क्यों यूज करेंगे ऐसा डिवाइस को। तो खैर उम्मीद करते हैं कि इतना ज़्यादा चीज़ों से आपको क्लियर सब चीज़ समझ में आ रहा होगा डियर। अब नेक्स्ट हम अलग प्रॉपर्टी के ऊपर डील करते हैं जो कि फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह है, कि आखिरकार ये थर्मोडायनेमिक में ही है डियर, कि जैसे 7 नंबर में देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, किसका, रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अभी चलते देखते हैं डियर, इसको रिमूव करते हैं। चलिए डियर, अब जो है 7 नंबर में देखते हैं, 7 नंबर में 6 तक देख लिए हैं कंप्रेशन रेशियो। अब इसमें जो है फ्रीजिंग, जैसा कभी आपको बताए थे, फ्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, रेफ्रिजरेंट का पढ़ रहे हैं, तो रेफ्रिजरेंट का। तो देखिए लो डिजायरेबल आप कह सकते हैं डियर, देखिए लो फ्रीजिंग पॉइंट
या हाँ चलिए यही लिख देते हैं, लो फ्रीजिंग पॉइंट। अभी आपको बताते हैं डियर, लो फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर डिजायरेबल। ज़्यादा यदि मोर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि कम होगा डियर, तो कम जो होगा वो ज़्यादा डिजायरेबल होगा। देखिए लो क्यों डिजायरेबल होता है ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, जैसे लो कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो ज़्यादा डिजायरेबल होता है, तो कम वाला क्यों डिजायरेबल हुआ उस बात को समझिए। फ्रीजिंग पॉइंट है डियर, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जो भी रेफ्रिजरेंट है वो उतना टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा, उतना जैसे अमोनिया का -77 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में डियर, तो -77 आएगा तब अमोनिया फ्रीज होगा, यानी -77 से ऊपर जब रहेगा तो फ्रीज नहीं हो पाएगा। लेकिन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो है ना, मतलब बिलो 0 क्या 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये बोला जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आप 0 से थोड़ा भी कम कर दें यानी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आइस, वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मान लीजिए एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसमें आप सपोज कीजिए एज ए रेफ्रिजरेंट आप वाटर यूज कर लिए। अब क्या हुआ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ वो वाटर जो है वो बन गया आपका क्या बन गया डियर, तो बन गया बर्फ़। अब जब बर्फ़ बन जाएगा तो जो ट्यूब है आपका रेफ्रिजरेटर का जिससे फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाएगा, ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाएगा कि नहीं, और ब्लॉक कर देगा ट्यूब के साइकिल ही क्या कर जाएगा, रन करना बंद कर देगा डियर। तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसा रेफ्रिजरेंट हम यूज करें जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना से जितना हो सके कम हो, उतना अचीव ही नहीं हो पाएगा, उतना अचीव हो ही नहीं पाएगा। तो जब उतना अचीव हो ही नहीं पाएगा तो फ्रीज नहीं होगा, और जब फ्रीज नहीं होगा तो ब्लॉकेज भी क्रिएट नहीं करेगा। तो वाटर को यूज करना जो है वो डिजायरेबल नहीं होगा, क्योंकि जस्ट 0 से थोड़ा भी कम होगा डियर, है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि 0 से थोड़ा भी कम हुआ। जैसे आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर ठंडा होगा कि नहीं डियर, ठंडा होगा कि नहीं। आप 0 से कम उसको खुद ठंडा करना चाहते हैं, और जो रेफ्रिजरेंट यूज किया वो बेचारा 0 से थोड़े कम में बन जाएगा बर्फ़ और ब्लॉक कर देगा, तो रेफ्रिजरेटर को क्या, रेफ्रिजरेटर पे क्या इफेक्ट डालेगा, यानी रेफ्रिजरेटर ऐसे ही बंद हो जाएगा, कुछ काम का नहीं हो पाएगा रेफ्रिजरेटर। कुछ बात समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए डियर कि मान लीजिए आप एज फॉर एग्जाम्पल यदि आप R22 ले लें, जो कि R22 कहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको हम बताए हैं कि R22 जो होता है ये आपका होता है विंडोज एयर कंडीशनिंग में। R11 कहाँ पे यूज करते हैं डियर, तो आपका R11 सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होता है। ये हम लास्ट में लिख भी देंगे, पहले भी लिखे, बार बार बता रहे हैं। R22 तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया जाएगा, R22 जो कि फ्रीयन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है, फ्रीयन ग्रुप का, तो R22 का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डियर वो होता है -160.5 डिग्री सेल्सियस, -160.5 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही डियर यदि बात करें R12 का, तो इसका होता है डियर -157.4 डिग्री सेल्सियस। देखिए सब लर्न कर लेना डियर, कभी कभार पूछता है कंपटीशन में भी। ऐसे यदि अमोनिया का जो कॉमनली यूज्ड है, अमोनिया का बात करें तो ये होता है ये जरूर याद रखिएगा, -77 डिग्री सेल्सियस, ये जरूर याद रखिएगा। और ऐसे ही यदि आप बात करें R134 का डियर, तो R134 का होता है 101.2 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू है, ये माइनस में, सारा डेटा माइनस में है डियर, ये बात याद रखिएगा माइनस। तो देखिए माइनस इतना है 77, अरे -77 होगा तभी ना वो फ्रीज होगा, और जब फ्रीज होगा तब ब्लॉक करेगा, तो -77 होता ही नहीं है, तो फ्रीज यानी कि होता ही नहीं है, इसका मतलब ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, डिजायरेबल। अब डिजायर हमारा इच्छा ऐसा है ना कि ऐसा हो, तो जैसे क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ये ज़्यादा डिजायरेबल होगा डियर। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट कीजिए डियर। अब जो है डियर देखिए, आपको हम एक चीज़ तो बतलाए ना अभी कि वाटर का, जैसे देखिए वाटर, तो वाटर का कितना होता है, तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट लिखें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट
it gets converted into ice which creates blockage, है ना, इन दी ट्यूब्स, इनटू दी ट्यूब्स, ऐसे याद रखिएगा। सिंपल बात में ये क्या करेगा, क्रिएट क्या करता है डियर, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। देखिए नेक्स्ट जो है 8 नंबर और फिर लास्ट जो है डियर वो COP के बारे में है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा है। चलते डियर नेक्स्ट 8 में आपका, चलिए इतना मिटाने से भी हो सकता है आपका हो जाए। 8 में डियर, 8 में आपका होगा कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर के बारे में, कि आखिरकार कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ। जैसे में एक डायग्राम बना, तो डायग्राम में ये है, ये आपका 1 पॉइंट होता है डियर सेचुरेटेड वेपर, तो दिस वन इज योर कंप्रेसर डिस्चार्ज। ये कैसा होता है, बिल्कुल भी आइसेंट्रोपिक होता है ना, यानी यहाँ पे होगा 2, तो 2 क्या है, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। आप कह सकते हैं 1 से 2, सिर्फ 1 से 2 बनाए हैं, तो ये बना देते हैं। ये आप डायग्राम बहुत बार बनाए डियर, VCRS का है, ये T है मान लीजिए, और ये क्या है, S है, इंट्रॉपी, S फॉर इंट्रॉपी, ऐसे ही। तो CDT का मतलब कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर 2 पॉइंट का बात हो रहा है, यानी कंप्रेसर से जो बाहर निकल रहा है, यानी कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर जो होगा वही आपका कंडेंसर का इंट्री पॉइंट होगा। कंडेंसर का इंट्री डिस्चार्ज करेगा कंप्रेसर, तो इंटर किस में करेगा, कंडेंसर में ही ना, ये सब बात आप जानते हैं। तो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर क्या होना चाहिए। यदि बात करें डियर NH3 के लिए, NH3, तो NH3 के लिए जो होता है वो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, मोर कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। सो देखिए NH3 जब आप यूज करेंगे ना अमोनिया मान लीजिए साइकिल में, तो जो अमोनिया के केस में जो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर होगा ना वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पानी एकदम सुपर हीट होकर के निकलता है डियर, ये ऐसा ठीक है, क्योंकि इसका ना -77 होता है, देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो -77 से कुछ भी मिलेगा, वेपर बनेगा, सुपर हीट बहुत जल्दी हो जाएगा ना, ये वजह होता है। तो मोर कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, सो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो वाटर कूल्ड कंडेंसर इज यूज्ड, वाटर कूल्ड कंडेंसर इज यूज्ड, ये बात ही इंपॉर्टेंट है डियर। यदि कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज़्यादा होगा बेचारे में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो वाटर कूल्ड यूज करेंगे। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है, इवापोरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है, तो कंडेंसर और इवापोरेटर वगैरह हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है डियर। तो हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, तो हीट एक्सचेंजर जो भी डिवाइस होगा उसमें आपका वन फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट एक्सचेंज होता है ना, हीट एक्सचेंज होता है। तो वाटर यूज करेंगे आप ट्यूब के बाहर आप वाटर यूज कर लेंगे, तो ईजिली वो चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इसका जो डिस्चार्ज है टेम्परेचर वही इंट्री टेम्परेचर होगा कंडेंसर का, तो बेचारे में ज़्यादा टेम्परेचर में आपका रेफ्रिजरेंट जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर में। तो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर क्या करता है, कूल करता है ना, तो ज़्यादा टेम्परेचर में गया है उसको कूल करेगा, तो कूल करने के लिए ज़्यादा अमाउंट उसको रिजेक्ट करना होगा एटमॉस्फेयर में कंडेंसर को, तो ज़्यादा रिजेक्ट कैसे कर पाएगा, तो इसीलिए यूज किया जाता है डियर वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो कूल करने का काम करता है एज कम्पेयर टू दी एयर। अब जैसे अगला हम बात करें डियर, जैसे मान लीजिए R11 का बात करें एंड R12 का बात करें, ये सब का हम बात करें, तो ये सब में क्या होता है, लेस होता है। लेस क्या होता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। सो एयर कूल्ड कंडेंसर से भी काम चल जाएगा। एयर कूल्ड कंडेंसर इज यूज्ड डियर। एयर कूल्ड कंडेंसर यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, एयर कूल्ड कंडेंसर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होता है, लेस होता है, इसके से लेस होता है डिस्चार्ज वाला, तो एयर कूल्ड कंडेंसर भी। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर, और नेक्स्ट और लास्ट भी होगा, उसके बाद केमिकल देखेंगे, फिजिकल देखेंगे, ये आपका प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा डियर। उम्मीद करते हैं कि आप डिटेल में समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका 9 नंबर में COP के बारे में देखते हैं डियर, इसको मिटाना पड़ेगा।
चलिए डियर, तो आपका 9 नंबर में देखते हैं COP के बारे में। अच्छा डियर, COP क्या होता है? तो COP आप बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यही होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि डिवाइस का परफॉर्मेंस यदि दिखाना है। आपको ये भी बतलाए हैं कि जो एफिशिएंसी होता है यूज नहीं किया जाता है, एफिशिएंसी आपका केल्विन में यूज किया जाता है। ये क्लॉसियस पे COP वगैरह जो होता है क्लॉसियस से जो डिवाइस बनता है ना उस पे, यानी क्लॉसियस से कौन कौन डिवाइस बना है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हीट पंप, ये सब क्लॉसियस से बना हुआ है। तो क्लॉसियस से जो भी बनता है उसको हम लोग COP से करते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। जो केल्विन से डिवाइस बनता है उसमें ईटा यूज करते हैं एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी ही है ये डियर, लेकिन यहाँ पे COP लिखेंगे यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुके हैं। तो COP का मतलब क्या होता है? COP का मतलब क्या हो गया? आप कहिए तो इट इंडिकेट्स द रनिंग कॉस्ट, आप ऐसे बोल सकते हैं क्या? इट सिग्निफाइज भी बोल सकते हैं, इट सिग्निफाइज द रनिंग कॉस्ट ऑफ डिवाइस का मीन्स विद मोर COP द रनिंग कॉस्ट विल बी क्या डियर? कम होगा या ज़्यादा होगा? द रनिंग कॉस्ट विल बी लेस। देखिए बहुत बढ़िया बात है डियर, ये रनिंग कॉस्ट को ही बतलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि COP ज़्यादा होगा तो रनिंग कॉस्ट आपका क्या होगा? कम होगा। थोड़ा समझते हैं COP बराबर क्या होता था? तो आप कहते थे कि सर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये बात तो बहुत ही बार आप सुन लिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि COP का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वर्क इनपुट क्या होगा? कम। बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं ना इट सिग्निफाई द रनिंग कॉस्ट, और ये वर्क इनपुट किसको देते हैं डियर? तो ये कंप्रेसर को। सब बात को आप समझिए, कंप्रेसर को। अब कंप्रेसर को जो वर्क इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ से, किससे? अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, है ना, वो फर्दर मैकेनिकल भी था, तो एनर्जी दे रहे हैं, वही वर्क हुआ। तो एनर्जी आपको कम देना पड़ेगा यदि COP ज़्यादा होगा। तो आप कैसा वाला चाहेंगे कि जिसका COP ज़्यादा हो। अब देखिए डियर क्या होता है कि COP का जो फार्मूला होता है ना, आप यहाँ से देखें तो COP का जो फार्मूला ये क्या होता है? ऊपर में लोअर होगा, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, ये सब आप पढ़े हैं, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब ऊपर में जो लोअर टेम्परेचर होता है डियर, देखिए आप टेम्परेचर के फॉर्म में आप COP लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर के फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि ये कोई कैसा रेफ्रिजरेंट यूज किया जा रहा है ना, बेसिकली उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑलमोस्ट जो है, एक बात याद रखिएगा नोट में कि COP फॉर ऑल रेफ्रिजरेंट, ऐसे लिखिए, फॉर ऑल रेफ्रिजरेंट इज सेम बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड। अब समझिए COP जो होता है ना डियर, फॉर ऑल रेफ्रिजरेंट जो होता है वो सेम ही होता है। क्या होता है? सेम। ये बात को याद रखिएगा, यानी कि सबके लिए लगभग सेम होता है। चूँकि ये कैसा रेफ्रिजरेंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए ये एक्चुअली में डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर लिमिट्स। आप इसी में लिख लीजिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर लिमिट। टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। अब अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे कि कुछ बात करें डियर, कुछ सोचें तो देखिए क्या होता है। आप सेम होता है, इसका मतलब एग्जांपल लीजिए, जैसे R11 है तो इसका होता है डियर R11 का 4.04 लगभग होता है। देखिए, और NH3 का जो होता है डियर, वो NH3 का लगभग होता है 4.06। और ऐसे ही R12 का बात करें तो R12 का होता है 4.12। अब देखिए यहाँ से ध्यान से कुछ हम एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं। देखिए R11 का 4 पॉइंट समथिंग, इसका भी 4 पॉइंट, इसका भी 4 पॉइंट। अरे सेम नहीं है, सेम नहीं है क्या?
आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्स सेम, अप्रॉक्स क्या है, तो अप्रॉक्स सेम ही तो है डियर, अप्रॉक्स सेम ही तो है, कहाँ चेंज हो रहा है, अरे 4 पॉइंट समथिंग 4 लगभग सेम जैसा ही होता है, कुछ और भी वर्किंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस तरह से डियर आपका जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर में 9 प्रॉपर्टी हम बताएं, थर्मोडायनेमिक के अंदर में, इसलिए हम बहुत अच्छे से क्लियरली बता रहे हैं। अब जो है वो नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं डियर, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है।